हेलो फ्रेंड्स, आपका गेम प्लस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सिचुएशंस के बारे में जो कि मर्डर को कल्पेबल होमोसाइड में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि दी गई हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 300 के अंदर। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात किया था कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शन टू सेक्शन 300 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उन 5 सिचुएशंस के बारे में जो कि मर्डर को कल्पेबल होमोसाइड में कन्वर्ट कर देती हैं। तो आइए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वो पहली सिचुएशन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की। तो इससे रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो ये दिए गए हैं बेयर एक्ट में। एक्सेप्शन 1, व्हेन कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर। कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर if the offender, while deprived of power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes death of any other person by mistake or accident। मतलब कि अगर कोई पर्सन जो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंडर है और वो डेथ कॉज कर देता है जिसने प्रोवोक किया था, या किसी दूसरे बंदे की डेथ कॉज कर देता बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट, वो जो पर्सन होगा वो मर्डर की लायबल नहीं होगा, वो लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए और पनिश्ड होगा अंडर सेक्शन 304 ना कि 302 के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम वो जान लेते हैं। सबसे पहला, देयर मस्ट बी प्रोवोकेशन। सेकंड, प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव एंड सडन। थर्ड, बाय सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन the offender must be deprived of power of self control। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो हुई है वो ऑफेंडर की पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो थी, अपने ऊपर नियंत्रण जो था, वो डिप्राइव हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये एक्सेप्शन ये अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, कॉजेज डेथ ऑफ द पर्सन हु प्रोवोक्ड या एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट। तो यहाँ पे 2 लोगों की मतलब डेथ हो सकती है, जिसने प्रोवोक किया है उसकी डेथ हो सकती है, या एक और वो सिचुएशन है जहां पे किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज कर दिया बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट। तो प्रोवोकेशन जो होना चाहिए वो ग्रेव एंड सडन होना चाहिए। फिर से ये प्रोवोकेशन रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होना चाहिए लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और इस लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से जो पर्सन प्रोवोक हुआ है उसने डेथ कॉज कर दी है, जिसने प्रोवोक किया है उसकी या किसी दूसरे पर्सन की बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट। तो ये जो अगर ये सभी सिचुएशन अगर ये सभी पॉइंट्स हैं तो एक्सेप्शन 1 अप्लाई होगा और उस सिचुएशन में वो पर्सन लायबल होगा ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड के लिए, ना कि मर्डर के लिए। यहाँ पे जो टेस्ट है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को रीजनेबल मैन टेस्ट है। मतलब कि अगर कोई पर्सन इस सिचुएशन में प्लेस किया गया, एक प्रूडेंट इंसान, एक प्रूडेंट पर्सन अगर इस सिचुएशन में प्लेस किया गया है जिसका बैकग्राउंड जो है वो सेम सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, उसकी सेम एज ग्रुप है, अगर वो पर्सन उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से डिप्राइव होता और अपना पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल खो देता, अगर रीजनेबल मैन, प्रूडेंट मैन अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा। तो इससे रिलेटेड केस है हम वो जान लेते हैं, जो कि था KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIN 1962 सुप्रीम कोर्ट 605। इस केस के ऊपर एक मूवी भी बनी होगी, आपने देखी होगी, रुस्तम। तो ये जो केस है ये इस सिचुएशन में भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इस केस की फैक्ट जान लेते हैं पहले और फिर देखते हैं इसमें हेल्ड क्या किया गया था। तो यहाँ पे जो फैक्ट था ये कुछ इस तरीके से थे। यहाँ पे जो KM नानावती थी ये कमांडर थे नेवी और ये एक्यूज थे यहाँ पे, ठीक। इनकी वाइफ थी सेल्विया और एक और पर्सन जो था वो था प्रेम आहूजा यहाँ पे। तो ये जो सेल्विया जो थी इनका एक इलिसिट इंटीमेसी था डिसीज के साथ, जो कि प्रेम आहूजा थे, ठीक है। तो जब KM नानावती जो एक्यूज था तो इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने जब इससे बताया कि मेरी जो इलिसिट इंटीमेसी है डिसीज के साथ, तो ये जो पर्सन था ये यहाँ पे प्रवोक हुआ। अब देखिए ये सिचुएशन क्या थी यहाँ पे। तो ये हुआ, इसके बाद क्या किया इसने, KM नानावती ने क्या किया, अपनी वाइफ को लिया और चिल्ड्रन को लिया, इन्हें ले गया ये सिनेमा हॉल में, वहां पे ड्रॉप कर दिया अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को। फिर ये कमांडर था ना तो अपनी शिप में जाता, वहां से फॉल्स प्रिटेंशन पे गन लेता है, फिर से जो डिसीज का हाउस था वहां पहुंचता है, उसके बेडरूम में जाता है और वहां पे उसकी डेथ कॉज कर देता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसने बताया था वो 9 AM को हुआ था, ठीक है, और इसने डेथ कॉज की वो 4:30 PM पे किया। मतलब कि टोटल 7.5 आवर्स का गैप है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोवोकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए था, ग्रेव होना चाहिए था और सडन होना चाहिए था। यहाँ पे ग्रेव तो है, कोई भी नॉर्मल प्रूडेंट मैन अगर उसकी वाइफ मतलब ये बोलेगी कि मेरी अल्टीमेट मतलब अगर
अगर ये बोलेगी मेरी इलिसिट इंटीमेसी है किसी और पर्सन के साथ, तो जाहिर सी बात है वो पर्सन जो होगा वो प्रवोक हो ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सडन, ये ग्रेव तो था मगर ये सडन नहीं था। क्यों सडन नहीं था? क्योंकि यहाँ पे वो एक्ट के बीच, एक्ट और उस प्रोवोकेशन के बीच में काफी लंबा गैप है, 7.5 आवर्स का। तो इस ड्यूरेशन के बीच में जो कि एक्यूज था वो सोच सकता था कि वो क्या कर रहा है, वो डिप्राइव नहीं हुआ था अपनी पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल से। तो इसीलिए सिचुएशन में कहा गया था कि जो के एम नानावती थे, ही वाज हेल्ड फॉर मर्डर एंड एक्सेप्शन टू सेक्शन 1 एंड एक्सेप्शन टू सेक्शन 300, जो कि पहला वाला एक्सेप्शन है प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, वो अप्लाई नहीं होगा सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे जो गैप था वो 7.5 आवर्स का था। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं हुआ था यहाँ पे, और जो एक्यूज से मालूम था कि वो क्या कर रहा है। तो इसी एक्सेप्शन के रिगार्डिंग हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, वाई जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है ए को, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोवोकेशन, इसके ऊपर मतलब गोली चलाता है, ठीक है, गन चलाता है। मगर यहाँ पे होता क्या है कि गन उसको, मतलब गोली उसको ना लग के जेड को लग जाती है, जिसके रिगार्डिंग ए का ना कि इंटेंशन था उसको मारने का, ना उसे मालूम था कि अगर वो ऐसा काम करेगा तो वो जेड को मार देगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या हुआ, जो जेड मर रहा है वो एक्सीडेंट की वजह से मर रहा है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ए जो है वो यहाँ पे मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, वो लायबल होगा यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड के लिए विद रिस्पेक्ट टू जेड, और वो पनिश होगा अंडर सेक्शन 304 ना कि 302 के अंदर। अब सेकेंड जो एक्सेप्शन है वो ये है, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसकी बेयर प्रोविजन है वो ये है, एक्सेप्शन 2, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज डेथ ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom he is exercising such right of private defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। मतलब कि ये जो एक्सेप्शन 2 है वो उस सिचुएशन में अप्लाई होता है जहां आपके पास लॉफुल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है और आपने उस राइट को एक्सीड कर दिया है और किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं। सबसे पहला, एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन या प्रॉपर्टी। मतलब कि यहाँ पे दोनों, अगर आपने अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज की है इन रिगार्डिंग टू व्हाट, पर्सन या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अगर आपने अपनी राइट ऑफ एक्सरसाइज की है और ये जो एक्सरसाइज की है आपने ये गुड फेथ में की है, यहाँ पे प्रीमेडिटेशन नहीं है आपका मोर हार्म देन नेसेसरी कॉज करने का, उस सिचुएशन में आपने डेथ कॉज कर दी है तो एक्सेप्शन 2 अप्लाई होगा और आप लायबल होगे कल्पेबल होमोसाइड के लिए ना कि मर्डर के लिए। सेकंड पॉइंट है एक्ट डन इन गुड फेथ। थर्ड पॉइंट है पर्सन डूइंग द एक्ट एक्सीडेड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड कॉजेज डेथ। और फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है एक्ट डन विदाउट प्रीमेडिएशन एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पर्सन जो होना चाहिए उसके पास लॉफुल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होनी चाहिए। सेकंड, उसने उस राइट को एक्सीड कर दिया, और थर्ड, ये जो एक्सीड किया है उसने, उसके पीछे उसकी कोई इल विल नहीं होनी चाहिए, पहले से उसकी कोई प्रीमेडिएशन नहीं होनी चाहिए कि वो मोर हार्म देन नेसेसरी कॉज करेगा। अगर ये सभी सिचुएशन है तो ये वैलिड सिचुएशन होगी एक्सेप्शन 2 अप्लाई करने के लिए, और जो पर्सन होगा वो लायबल होगा, वो बेनिफिटेड होगा इस एक्सेप्शन से, और वो सिचुएशन जो होगी वो कल्पेबल होमोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगी मर्डर से। तो इसके रिगार्डिंग एक केस है वो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, नाथन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 665। तो आइए अब हम इस केस की फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक फार्मर था, ठीक है, ये अपने वाइफ के साथ एक लैंड को पोजेस करता था और उस लैंड को कल्टीवेट कर रहा था बहुत सालों से। यहाँ पे क्या होता है, जो लैंड लेडी होती है, ये दो मतलब फार्मर और उसकी वाइफ जो होती है, इस लैंड लेडी का जो लीज था, अमाउंट जो था वो ड्यू हो जाता है, वो और उसके रिगार्डिंग जो एरियर्स आ जाता है वो उसको नहीं पे कर पाते हैं। दे फेल इनटू एरियर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज अमाउंट ड्यू टू हर। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, यहाँ पे वो फोर्सफुली ट्राई करता है इन लोगों को एविक्ट करने की उस लैंड से जो कि वो कल्टीवेट करते आ रहे थे, और जो क्रॉप था उसको हार्वेस्ट करने की ये फोर्सफुली वो एक्ट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्यूज था, ये जो फार्मर जो थे, ये क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे उसे फोर्सफुली एक्सरसाइज कर रहा हो, यानी आपके पास यहाँ पे लॉफुल राइट ऑफ, मतलब आपके पास लॉफुल एक्सरसाइज कर सकते हो आप अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है ना, तो ये सेक्शन 3 तो ये जो है ये सेक्शन 104 के अंदर कवर होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, यहाँ पे लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो था, यहाँ पे जो एक्यूज था उसने इसको स्टॉप करने के लिए क्या कर दिया था, इसकी डेथ कॉज कर दी थी। यहाँ पे द डिसीज वाज नॉट
not armed with any weapon and there could not have been any fear of death or grievous hurt, the right was limited only to cause any other harm than death under section 104। मतलब यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे एक चीज आप जान लो, सेक्शन 104 जो है वो ये कहता है अगर वहां पे कोई फियर ऑफ मतलब डेथ या ग्रीवियस हर्ट का नहीं था, उस सिचुएशन में आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। उस सिचुएशन में आप कोई और हार्म कर सकते हो, कोई और हार्म कॉज कर सकते हो और वो डेथ नहीं होना चाहिए, ठीक। मगर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक्यूज ने क्या किया था, डेथ कॉज कर दी थी। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अब राइट ऑफ लॉफुल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, आपने जो काम किया था जो कि डेथ कॉज की है, आपने एक्सीड कर दी थी अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और ये जो आपने एक्सीड किया था इसके पीछे आपको कोई इल विल नहीं था, प्रीमेडिटेशन नहीं थी पहले से। तो ये जो सिचुएशन था यहाँ पे नाथन जो था वो लायबल हुआ था कल्पेबल होमोसाइड के लिए और मर्डर के लिए नहीं, और जो पनिश था अंडर सेक्शन 304 ना कि सेक्शन 302। यहाँ पे एक्ट डन इन गुड फेथ था विदाउट प्रीमेडिटेशन एंड इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी। यहाँ पे हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पर्सन था नाथन ये लायबल था कल्पेबल होमोसाइड के लिए, मर्डर लायबल नहीं था। अब थर्ड जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है पब्लिक सर्वेंट एक्सीड पावर गिवन बाय लॉ एंड कॉजेज डेथ। आपने देखा था एक्सेप्शन 2 जो था वो उस सिचुएशन में अप्लाई होता था जहां पे आपके पास लॉफुल राइट ऑफ जहां पे आपने एक्सीड कर दिया था अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेप्शन 3 उन सिचुएशंस कवर करता है जहां पे पब्लिक सर्वेंट ने एक्सीड कर दिया पावर गिवन बाय लॉ टू हिम। तो ये वो सिचुएशन के बारे में बात करता है। इसकी बेयर प्रोविजन है वो ये है, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट एक्टेड फॉर एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट व्हिच ही इन गुड फेथ बिलीव्स टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो उसको लॉ की पावर दी गई है। मान ली कोई पब्लिक सर्वेंट था, उसको कहा गया था कि आप फला आदमी को पकड़ के लाइएगा, अरेस्ट करके लाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉ द्वारा क्या पावर दी गई है कि आप उस पर्सन को अरेस्ट करके लाएंगे, ठीक है। अब वो पब्लिक सर्वेंट जाता है उस पर्सन को अरेस्ट करने, मगर उतने में क्या होता है वो पर्सन वहां से भागने लगता है, ठीक है। और मान लिया अगर वो पर्सन जो था वो टेररिस्ट या मतलब वो एक गैंगस्टर था, टेररिस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप उस टाइम उसको भाग रहा था वो आप उसे चेस करते और नहीं पकड़ पा रहे हो, तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट जो था अगर उसको वहां पे गन चलानी पड़ती, गोली चलानी पड़ती और उसे शूट करता और उसकी डेथ हो जाती। तो पावर गिवन बाय लॉ क्या थी, उस पर्सन को अरेस्ट करना। मगर यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया, उस पर्सन को पकड़ने के लिए उसकी चेज वो परस्यूट कर रहा था उसको, और उसको पकड़ने के लिए उसने गोली चलाई और उसकी डेथ कॉज हो गई, उस टेररिस्ट की, उस गैंगस्टर की। तो यहाँ पे क्या हो, और एक और बात, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो था वो गुड फेथ में उसने ऐसा काम किया, एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस के लिए ऐसा काम किया। और जिस पर्सन की डेथ कॉज हुई, जो गैंगस्टर था, उसकी जो पब्लिक सर्वेंट था उसका कोई उससे इल विल नहीं था, उसके पीछे कोई उसकी मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं थी। इस सिचुएशन में क्या हो, जो पब्लिक सर्वेंट था वो यहाँ पे डेथ के लिए लायबल नहीं होगा, वो लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम ये जान लेते हैं। डेथ कॉज बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय सम अदर पर्सन इन एड ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सेकंड पॉइंट, व्हाइल ही वाज एक्सरसाइजिंग पावर गिवन बाय लॉ फॉर एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, डन इन गुड फेथ होना चाहिए वो एक्ट, और विदाउट एनी इल विल टुवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड। तो इस सिचुएशन में एक केस है वो है दाकी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIN 1955। यहाँ पे क्या होता है, दाकी सिंह जो था ये कांस्टेबल था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, जो कि वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी शूट अ फायरमैन अनइंटेंशनली। जो मतलब ट्रेन पहले मतलब जो ट्रेन चलती थी उसमें एक ड्राइवर होता था और एक फायरमैन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक फायरमैन होता था। तो यहाँ पे क्या है, दाकी सिंह जो था वो एक थीफ को पकड़ने के चक्कर में जो कि दौड़ रहा था गलती से शूट कर देता है एक फायरमैन को अनइंटेंशनली। तो अब देखिए यहाँ पे जो एपेलेंट था उसको पावर दी गई थी, मतलब वो थीफ था उसको पकड़ रहा था वो, ठीक है, उसको पावर दी गई थी यहाँ पे, ठीक, बाय लॉ। सेकंड पॉइंट, उसने अनइंटेंशनली फायरमैन को किल कर दिया, ठीक। एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस के लिए क्या, उसने उस पर्सन को पकड़ने के लिए किया जो कि थीफ था। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन में कांस्टेबल जो था वो इंटाइटल था फॉर द बेनिफिट अंडर दिस एक्सेप्शन, और यहाँ पे वो पर्सन लायबल था कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर के लायबल नहीं था वो यहाँ पे। इसके बाद एक्सेप्शन 4 जो है वो ये कहता है डेथ कॉजिंग सडन फाइट, मतलब कि अगर कुछ सडन फाइट होती है उसमें किसी पर्सन की अगर मतलब डेथ कॉज हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है
है वो ये है एक्सेप्शन 4, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिएशन इन सडन फाइट इन हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वेरल एंड विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज एंड एक्टेड इन अ क्रूअल मैनर। मतलब कि यहाँ पे जो मतलब जो पर्सन था वो उसने हीट ऑफ पैशन में सडन क्वेरल, जो अब ये हीट ऑफ पैशन किसकी वजह से हुई, सडन क्वेरल की वजह से हुई थी। मतलब समझिए सबसे पहले सडन क्वेरल हुआ, सडन क्वेरल की वजह से हीट ऑफ द मूवमेंट में एक सडन फाइट हो गई और उस फाइट में किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, तो वो सिचुएशन जो होगी वो कवर होगी इस एक्सेप्शन के अंदर। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है वो ये है, डेथ मस्ट बी कॉज इन सडन फाइट, और ये सडन फाइट जो होनी चाहिए विदाउट एनी प्रीमेडिएशन होनी चाहिए। थर्ड, डेथ अकर्ड इन हीट ऑफ पैशन अपॉन सडन क्वेरल, और फोर्थ पॉइंट है ऑफेंडर, और फोर्थ पॉइंट है विदाउट ऑफेंडर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज और एक्टिंग इन अ क्रूअल मैनर और अनयूजुअल मैनर। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने वो ये हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये इममटेरियल है कि किस पार्टी ने पहले असॉल्ट किया था, तो सबसे पहले जो है वो इममटेरियल है एज टू विच पार्टी कमिटेड द फर्स्ट असॉल्ट। सेकंड, फाइट मस्ट हैव बीन विद द पर्सन किल्ड, मतलब कि यहाँ पे जिसके साथ आपकी फाइट हुई है वही पर्सन किल होना चाहिए, अगर कोई दूसरा पर्सन किल हो जाता है तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग हम आगे एक केस के जरिए बात करेंगे इस सिचुएशन के बारे में। थर्ड पॉइंट जो है, टाइम गैप बिटवीन क्वेरल एंड फाइट शैल बी मिनिमम, नो इंटरवेंशन होना चाहिए इसके बीच में। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सेप्शन में बात की थी प्रोवोकेशन में, कि जो आपने एक्ट किया है उसके बीच में और जो प्रोवोकेशन के बीच में एक मिनिमम लिमिट, मतलब मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। उसी तरीके से क्वेरल और फाइट और जो आपने काम किया है, जो एक्ट किया उसके बीच में मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, उसके बीच में इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो हीट ऑफ पैशन था उसको कूल डाउन होने का टाइम नहीं मिलना चाहिए। जो फोर्थ है वो ये है, मर एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स इज नॉट सफिशिएंट, एक्सचेंज ऑफ ब्लो होना चाहिए। मतलब कि अगर एक्सचेंज ऑफ मतलब खाली अब्यूजिव वर्ड्स की एक्सचेंज हो रही होती है, अगर हो रही है, ठीक, तो इस सिचुएशन में ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे ये नेसेसरी है कि ब्लो एक्ट होना चाहिए, मारना चाहिए, ठीक, एक्सचेंज ऑफ ब्लो होना चाहिए, नेसेसरी है, तभी एक्सेप्शन अप्लाई होगा। इसके रिगार्डिंग एक केस हम ये जान लेते हैं, नारायण ने राघवन वर्सेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट। जो यहाँ पे राघवन है वो एक्यूज्ड है और इसकी जो अपने भाई के साथ इन लोग के साथ ये लड़ाई करने जाता है, अयप्पन और विलाई यूदियन के साथ, जो कि सन इन लॉ था ओल्ड मैन का, उसके साथ लड़ाई करने आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो राघवन था उसकी जो क्वेरल और फाइट हुई, ठीक है, सडन क्वेरल सडन फाइट जो हुई वो सन इन लॉ के साथ हुई, वलायुद्दीन के साथ हुई, और मरा कौन इसमें, जो ओल्ड मैन था, जो अयप्पन, वो मर गया। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था ना कि जो सडन क्वेरल और फाइट होनी चाहिए और जो पर्सन किल्ड होना चाहिए वो पर्सन सेम होना चाहिए, अगर कोई दूसरा पर्सन है तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बताइए, सडन क्वेरल फाइट हुई है इस पर्सन के साथ जो कि सन इन लॉ था, और जो मरा पर्सन वो अयप्पन है, ठीक है, ये पर्सन मरा है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसके मरने के बाद जो राघवन था और इसके ब्रदर जो थे उसने नाइफ के साथ बार बार इसे स्टैब किया था। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पे किलिंग, पहली सिचुएशन तो पहले जो कंडीशन वो तो यही है, क्वेरल और फाइट और किल जो पर्सन मरा है वो सेम होना चाहिए, मगर यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने पढ़ा था ना आखिरी जो लाइन दी थी वहां पे, शुड नॉट बी एक्टेड इन क्रूएल, शुड नॉट बी एक्टेड इन क्रूएल या अनयूजुअल मैनर। तो आप यहाँ पे ये देखिए, जो पर्सन पहले से मर चुका है उसको बार बार आपने स्टैब किया नाइफ से, तो ये तो क्रूएल मैनर में एक्ट करना हुआ ना। तो इन दो वजहों की वजह से इस केस में जो राघवन था उसके ब्रदर थे वो एक्सेप्शन 4 के बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल नहीं था उनके ऊपर, और वो लायबल थे मर्डर के लिए और पनिश अंडर सेक्शन 302। अब इसके बाद जो आखिरी एक्सेप्शन है वो ये है, डेथ विद कंसेंट। Exception 5, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of 18 years, suffer death or take the risk of death with his own consent। मतलब कि उस सिचुएशन में जहां पे कोई पर्सन है above the age of 18 years है और उसने अपना कंसेंट दिया है, उसने कि वो सफर, मतलब कंसेंट किस चीज के लिए, सफर डेथ के लिए, रिस्क ऑफ डेथ के लिए। तो उस सिचुएशन में अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो वहां पे क्या होगा, जो पर्सन डेथ कॉज किया वो लायबल नहीं होगा मर्डर के लिए, वो लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला पर्सन हुज डेथ इज कॉज मस्ट बी कंसेंटेड टू कॉजिंग ऑफ हिज डेथ और टेकिंग द रिस्क ऑफ डेथ। सेकेंड पॉइंट, पर्सन कंसेंटिंग must be above the age of 18 years। और थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड नॉट ड्यू टू मिसकंसेप्शन ऑफ फियर। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो ये है कंसेंट जो होना चाहिए वो जो कंसेंट होना चाहिए वो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90 को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अब सेक्शन 90 क्या है पीसी का? सेक्शन 90 जो है वो ये कहता है अगर कंसेंट ऑब्टेन की गई है मिसकंसेप्शन से या फियर से, तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अगर जो कंसेंट दिया गया उस पर्सन द्वारा जो 18 ईयर्स के अबव था, अगर वो कंसेंट मिसकंसेप्शन या किसी फियर की वजह से ऑब्टेन की गई थी, तो ये एक्सेप्शन वहां पे अप्लाई नहीं होगा। और सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, पर्सन कंसिस्टिंग शुड बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इसी एक्सेप्शन के ऊपर एक इलस्ट्रेशन वो ये है, आप यहाँ पे ये देखिए, एक स्नेक चार्मर था, वो इस पर्सन को परस्यूट कर लिया कि वो स्नेक से अपने आप को कटवाए, और ये जो स्नेक चार्मर था ये क्लेम कर रहा था कि मैं कोई भी स्नेक बाइट क्योर कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पर्सन ने वॉलंटियर किया अपने आप को टू टेक द रिस्क। अब देखिए यहाँ पे, अब इस सिचुएशन में एक्सेप्शन 5 अप्लाई होगा या नहीं होगा वो देख। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पर्सन था, अब हम पॉइंट्स वाइज देखते जाते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन था ये अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स था। ठीक है, ये हो गया। इसने वॉलंटरली दिया। ठीक है, ये भी ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, इसने जो अपनी जो कंसेंट दिया था वो किस पे दिया था? मिसकंसेप्शन पे दिया था ना, कि ये जो स्नेक चार्मर था वो परस्यू कर रहा था ना उसको। अब ये स्नेक चार्मर को भी मालूम था कि वो नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, स्नेक चार्मर को भी मालूम था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, मगर फिर भी वो ऐसा क्लेम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, और ये पर्सन अगर वो अपने आप को स्नेक से कटवा लेता और यहाँ पे डेथ कॉज हो जाती है, तो यहाँ पे जो स्नेक चार्मर था वो क्या होगा, वो एक्सेप्शन 5 का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन की डेथ कॉज हुई है उसने वो अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स होता, मगर जो उसने कंसेंट दी थी वो अंडर मिसकंसेप्शन दी थी। क्या मिसकंसेप्शन था? कि उस क्लेम के ऊपर ना कि वो क्योर कर सकता है ऐसा स्नेक बाइट को। ठीक, यहाँ पे एक और बात ये है कि सेक्शन 90 में ये दिया गया है, जो पर्सन कंसेंट दे रहा है और जिस पर्सन ने क्लेम किया है कोई चीज कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या कोई भी ऐसा कहा है, ठीक, वो उस पर्सन को भी मालूम है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी वो क्लेम कर रहा है कि वो ऐसा कर सकता है, और इस क्लेम के ऊपर किसी पर्सन ने एक्ट कर दिया है जो कि 18 ईयर्स के अबव था। उस सिचुएशन में ही ये सेक्शन 90 अप्लाई, उस सिचुएशन में ही सेक्शन 90 अप्लाई होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, सेक्शन 90 यहाँ पे अप्लाई हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मिसकंसेप्शन दिया ना, स्नेक चार्मर भी मालूम था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्नेक चार्मर एक्सेप्शन 5 की बेनिफिट नहीं उठा पाया, और ये लायबल होगा यहाँ पे किसके लिए? मर्डर के लिए। इसके ऊपर एक और केस है, वो है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 का केस। यहाँ पे देखिए, जो अपेलेंट था ये स्टूडेंट था क्लास 10th का। ठीक है, ये यहाँ पे फेल हो गया था, इसने क्लास 10 की एग्जामिनेशन दिया था और 3 सक्सेसिव ईयर्स में फेल हो गया था ये। ठीक, तो इसकी जो वाइफ थी वो इस बात के ऊपर बहुत अपसेट थी, वो वेरी अपसेट बाय हिज फेलियर। ठीक, अब इसके बाद ये 1 वीक के लिए विलेज छोड़ के चली जाती है वाइफ इसकी, और फिर जब ये विलेज में वापस आती है तो ये जो अपेलेंट था ये बताता है, आई हैव डिसाइडेड टू एंड माई लाइफ। तो वाइफ ने क्या कहा? वाइफ ने ये कहा, यू शुड फर्स्ट किल मी एंड देन योर सेल्फ। तो वाइफ ने ऐसा कहा। अब देखिए यहाँ पे वाइफ सॉरी थी, उसने जो अपेलेंट है उसने क्या किया कि अपनी वाइफ को किल कर दिया, और ये तुरंत भागने लगा बाहर, अपनी रूम को छोड़ के बाहर अपनी लाइफ को एंड करने के लिए। मगर इतने में क्या होता है, जो विटनेसेस थे वो इसको पकड़ लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग देख रहे थे इस चीज को वो यहाँ पे पकड़ लेते हैं उसे। ठीक, तो यहाँ पे ही किल्ड हिज वाइफ एंड रैन आउट ऑफ द हाउस टू एंड हिज लाइफ। तो यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पे वाइफ थी वो अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स थी, इसने जो कंसेंट दी थी वो विदाउट एनी मिसकंसेप्शन या फियर था। तो ये एक वैलिड सिचुएशन होगी, यहाँ पे एक्सेप्शन 5 अप्लाई होगा। और जो पर्सन था ये अपेलेंट जो था, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था, उसने कन्विक्ट कर दिया था यहाँ पे 302 होगा, 301 नहीं होगा, कन्विक्ट कर दिया था फॉर मर्डर एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। और मगर हाई कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे हाई कोर्ट सेड wife above the age of 18 years and death caused by her consent, then exception 5 would be applicable। तो यहाँ पे जो appellant था that was liable for culpable homicide, और murder के लिए liable नहीं था वो, और was punishable under section 304। यहाँ पे एक और सिचुएशन हम उस बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन के बारे में हम देख लेते हैं।
यहाँ पे एक बॉय है जो कि 22 ईयर्स का है और जो गर्ल है वो 19 ईयर्स की है। इन लोग में ये दो जो थे बोथ हैड लव अफेयर एंड वांटेड टू मैरी बट वर नॉट अलाउड। तो इन दोनों ने एक सुसाइड पैक्ट बनाया, मतलब साइन किया उसमें। अब ये दोनों जो थे बॉय और गर्ल, ये दोनों जंप करते हैं एक जगह से, ठीक है। गर्ल डाइड बट बॉय वॉज सेव्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉय जो होगा वो क्या लायबल होगा मर्डर के लिए। तो इस सिचुएशन आप देखिए, जो गर्ल थी मतलब अबव द 18 ईयर्स थी, ठीक है। सेकंड जो था ये कंसेंट दिया था ना इसने, दोनों ने साइन किया सुसाइड पैक्ट, तो इसने कंसेंट दिया विदाउट एनी मिसकंसेप्शन या फियर। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉय जो होगा ही विल नॉट बी लायबल फॉर मर्डर बट कल्पेबल होमोसाइड और ही वुड बी बेनिफिटेड अंडर एक्सेप्शन 5 टू सेक्शन 300। हमने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस, हम वो देख लेते हैं। अगर आप देखो सेक्शन 299 इलस्ट्रेशन ए और 300 इलस्ट्रेशन डी, इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे आपके पास नॉलेज इंटेंशन नहीं किसी स्पेसिफिक पर्सन को किल करने की या किसी स्पेसिफिक पर्सन को बॉडली इंजरी कॉज करने की, मगर यहाँ पे आपके पास क्या नॉलेज है कि आप अगर ऐसा काम करते हो तो किसी भी पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है, ठीक। तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन इन दोनों सेक्शंस में कवर होती है। मगर उस सिचुएशन में क्या होगा जहां आपके पास इंटेंशन था किसी स्पेसिफिक पर्सन को किल करने का, मगर आपने किसी तीसरे पर्सन को मार दिया है। इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ए है हैड इंटेंशन टू किल बी बाय मिस्टेक और बाय बैड एम किल्ड सी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डॉक्टर ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस अप्लाई होती है जो कि सेक्शन 301 में दी गई है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका मैलिस था, जो मेंसरिया था इस पर्सन के रिगार्डिंग, वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा किसके रिगार्डिंग, सी के रिगार्डिंग, और आप उसी ऑफेंस के लिए लायबल होगे जिस ऑफेंस के लिए अगर आपने इस पर्सन की डेथ कॉज की होती तब लायबल होते। तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाता है डॉक्टर ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। मतलब कि ए हैड इंटेंशन टू किल बी बट किल सी। इस सिचुएशन अब देखिए यहाँ पे एक्ट जो हुआ, एक्ट इस पर्सन के रिस्पेक्ट में था, मगर मेंसरिया जो था वो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में था। तो इस डॉक्ट्रिन के अंदर क्या होगा, जो मेंसरिया होगा आपका इस पर्सन के रिगार्डिंग वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा इसके रिगार्डिंग, और आप लायबल होगे मर्डर के लिए अंडर सेक्शन 302। Here A will be held liable for murder of C although he did not had any intention to kill him। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो सिचुएशन है, ये ट्रांसफर्ड मैलिस कहलाती है। मतलब कि आपको यहाँ पे मेंसरिया जो है वो ट्रांसफर हो गया ना दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग, तो ये डॉक्ट्रिन जो है यही है ट्रांसफर्ड मैलिस की डॉक्ट्रिन। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आप उन 5 सिचुएशंस को समझ गए होंगे जो कि मर्डर को कल्पेबल होमोसाइड में कन्वर्ट कर देती हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग and keep igniting your quest for knowledge.